हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात चल रही है बिहार की पॉलिटिक्स की, और ये जो पहला वोटर लिस्ट ड्राफ्ट आया है उसमें कितनों के कहां कितने नाम कटे हैं उसका पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। और जो लगातार चर्चा ये की जा रही थी विनोद जी कि इसमें हवा ये बनाया गया था ना कि मुसलमानों के नाम सबसे ज्यादा कटेंगे। आप देखिएगा उन्हें उनका मत का अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा, ओबीसीज को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, एससी एसटी को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन जब लिस्ट जारी की गई है तो सबके नाम कटे, जो है नहीं इस दुनिया में उसका नाम तो कटेगा ही ना। देखिए, मैं तो शुरू से ये कहता था कि इस एक्सरसाइज में पिक एंड चूज नहीं होगा। जो नहीं होंगे, जिनका नाम डबल होगा, जो वहां से विस्थापित हो चुके होंगे, वही नाम कटेंगे। चूंकि सबसे ज्यादा हल्ला ये मचाया जा रहा था खासकर सत्ता पक्ष की तरफ से कि बांग्लादेशी बहुत घुसाए हैं, बांग्लादेशियों को हटाया जाएगा, बांग्लादेशी। तो इसलिए विपक्ष को मौका मिल रहा था कि साहब मुसलमानों को बांग्लादेशी के नाम पर डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ से, क्योंकि सारा नैरेटिव बांग्लादेशियों को बनाया जा रहा था कि बिहार में बांग्लादेशी बहुत घुसाए हैं। और सबसे कम नाम, मतलब आप खुद ही बता रहे हैं सीमांचल में नहीं कटे, इतने पटना में कटे हैं। तो अगर सीमांचल में उतने नाम नहीं कटे, इतना पटना में कटे हैं, तो बांग्लादेशी कहाँ गए? लेकिन इसमें विजय जी कुछ और दूसरा एक डेटा रख रहे वो थे। किशनगंज विधानसभा का डेटा दे रहे थे। किशनगंज विधानसभा का बता रहा था कि किशनगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट कटे 49,348 या समथिंग लाइक दैट। लेकिन दोनों को देखें कि जो मुस्लिम बहुल जिले हैं 5 जिले, उनमें 9.5 लाख वोट कटे। कितने? 9.5 लाख वोट कटे, है ना। और मतलब मोटे तौर पर, और जो एनडीए के गढ़ हैं तिरुपत जिसे कहा जाता है, उसमें 12.5 लाख वोट कटे। ये क्या कर दिया इलेक्शन कमीशन ने? हाँ, तो अब ये मैं तो आपको वोट काट दिए? 12.5 लाख मीनाक्षी, हाँ, जी। पिछले ब्रेक से पहले चर्चा एक हो रही थी राहुल गांधी के बयान को लेकर, उस पर चूंकि आप जी, तो मैं थोड़ा देखिए, राहुल गांधी के पास सबूत है कि नहीं है। एटम बम उन्होंने कहा वो कब फोड़ेंगे, हो सकता है 5 तारीख को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में शायद होने वाली है, उसमें बोलेंगे कर्नाटक का मसला उठा रहा है। मैं उस पर उनके पास, क्योंकि बार बार अगर वो कह रहे हैं तो नेता विपक्ष है, उनको सबूत देना चाहिए, और अगर होगा तो कुछ देंगे भी। अब कितना बड़ा सबूत है तो। लेकिन एक सवाल जो बार बार मैं कहता हूँ, राहुल गांधी भी नहीं कह रहे हैं, कि जो एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था इलेक्शन कमीशन की साइड से कि वोट पोल और वोट काउंट में फर्क क्यों है। अगर 100 वोट डाले जाएंगे तो 100 ही गिने जाएंगे। ये कैसे होगा कि 100 डाले जाए, 105 या 110 गिन लिए जाए? करीब 5.5 लाख से ज्यादा वोट जो है एक्स्ट्रा गिने गए। तो ये एक सवाल, इसका एक क्रेडिबल जवाब ना राजीव कुमार जी ने तब दिया, ना अभी तक गणेश कुमार जी की तरफ से आया। तो ये कम से कम चुनाव आयोग को जो है इसका स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए, ताकि हमारे जैसे अज्ञानी लोगों को भी समझ में आए कि भाई ऐसा कैसे हुआ। ये वो भी डिजिटलाइजेशन के जमाने में, जब सब कुछ डिजिटल प्रक्रिया के तहत वोटिंग होती है, पूरी ईवीएम से वोट होते हैं, सब कुछ गिना जा सकता है। अच्छा, अब तो इनवैलिड वोट भी नहीं होते, पहले भी इनवैलिड वोटों का भी नंबर बताया जाता था। इनवैलिड तो अलग चीज है, इनवैलिड अलग होते थे, अभी भी बताए जाते हैं। हाँ। उसका जवाब राजीव कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट था। वोट पोल और पहले से जो बैलेट वोट होते हैं उन सबको जोड़कर सभी के नंबर सेम रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला गया था और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कई ऐसी चीजें हैं जिसको आप जब एडीआर की रिपोर्ट कहते हैं, एडीआर कोई संस्था नहीं है ना। एडीआर तो कहीं जाएगी, संस्था बताएगी। संस्था कौन सी है? चुनाव आयोग है या फिर आप सर्वोच्च न्यायालय? एडीआर ने जो आंकड़ा दिया था वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही दिया था। और जो आप कह रहे हैं ये कैसे हो जाएगा कि उनके बैलेट, भाई इलेक्शन कमीशन में जितने वोट पोल हुए उसमें बैलेट वाले पेपर भी गिने जाते हैं। ये तो कह रहा हूं मैं कि वो सारे जवाब राजीव कुमार की प्रेस वार्ता में बहुत लंबे थे। उस वक्त भी हम लोगों ने चर्चा की थी, संतोषजनक तो ये भी कहा गया था। और संतोषजनक तो आंकड़े सर्वोच्च न्यायालय के सामने आने थे ना। अभी तो 10 प्रत्याशियों ने क्रॉस वेरिफिकेशन कराया महाराष्ट्र में, एक भी गड़बड़ी नहीं। वो तो अलग इशू, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। इशू वो तो पेंडिंग है मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है कि पूरे इलेक्शन एक्सरसाइज में ये कहा गया था, खासतौर से इस बात का जोर दिया गया था कि जो अवैध लोग हैं, अवैध नागरिक हैं, जैसे घुसपैठी हम कहते हैं या बांग्लादेशी कहते हैं, उनको निकाला जाएगा। तो क्या इस लिस्ट में ऐसे लोग आए हैं जिनकी पता तो रहना चाहिए देश में कि भाई वो लिस्ट सर है? मैंने कल एक खबर दिखाई थी दर्शकों को, लेकिन इस पे मुझे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं सर। कल एक खबर दिखाई थी कि कैसे बंगाल में एक बांग्लादेशी मॉडल आकर रहने लगी, और ना सिर्फ वो रहने लगी, उसका पैन कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, सारे डॉक्यूमेंट बना लिए, वोटर ID कार्ड भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। और जब छानबीन हुई तो पता चला तो एक दूसरी खबर मैं दे दूं, गलत तो हो रहा है, एक दूसरी खबर गलत तो हो रहा है जी कि पुणे में कारगिल के वेटरन के परिवार में बस 15 लोग घुस गए कि तुम बांग्लादेशी हो।
वो रहने वाले यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो सारे डिटेल बताए, उसके बाद भी जो है वो उनका हेरसमेंट हुआ। ये भी हो रहा है इस देश में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें जैसा विजय जी कह रहे हैं स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए कि कितने इस लिस्ट में नहीं। मूल मुद्दा तो स्पष्ट आएगा कैसे सामने, जब आप पहले से ही एक माहौल, विपक्ष का काम क्या है, ये क्या सरकार और विपक्ष का काम है क्या? ये तो देश का काम है ना। हाँ, तो आप अलग अलग कैसे खड़े हो सकते हैं? बांग्लादेशी की चिंता हम सब की जैसे यहां है, ऐसे ही नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की भी होनी चाहिए। और इस पर जब आप इतना हंगामा कर देंगे, मुझे तो यह भी लगता है कि जब आपने बार बार कह दिया नागरिकता का तय करने का अधिकार किसको है, तो चुनाव आयोग तो वोटर लिस्ट के लिहाज से काम कर रहा है। अब इसमें कौन बांग्लादेशी है, कितने रोहिंग्या हैं कटे वाले में, यह समझना तो असंभव है। अच्छा, दूसरा, जब आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर ढेर सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कई जगह पहचान पर भी आप रोड़ा बन रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यह देश के हित में नहीं है। इंदिरा गांधी ने तब कहा था कि असम में जिस तरह से घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, हमारे पास उस समस्या का समाधान नहीं सूझ रहा है। इतनी सरकारें आ गई, हम अभी मुश्किल से 1000 के आसपास, कुछ 2-2,500 अभी तक बांग्लादेशी चिन्हित करके भेजे गए हैं। क्या वो सबको पता नहीं? तो असम का तो अच्छी याद आपने दिलाई, वो रजिस्टर बना हुआ, उसमें कुछ कर रही है क्या सरकार? यही तो मैं कह रहा हूं कि उस पे भी हंगामा हुआ। 19 लाख वो तो आइडेंटिफाई हो गया, उस पे भी हंगामा हुआ और वो रोक दिया गया। हंगामे से फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो सरकार ने क्या है, कोई एक्शन लिया है उस पर? लेकिन यही तो कह रहा हूं, नहीं एक्शन लिया था ना, इसीलिए तो कह रहा हूं हर बार हंगामा ही क्यों होगा? आप तय करके उसको विपक्ष और सत्ता पक्ष इसको ठीक करिए। सरकार का मसला थोड़ी ना, ये तो देश का मसला है। एनआरसी बनाइए पूरे देश में। अब देखिए ये विषय कहीं एनआरसी तक ना पहुंच जाए, पहुंचना चाहिए। मैं समझता हूं इसको पहुंचना ही चाहिए, प्रतिशत पहुंचना चाहिए। सर, कहानी कुर्सी की में इस मसले को हम फिर कभी और उठा लेंगे, लेकिन एक मसला जो अभी कि मुसलमानों का नेता कौन है और कौन ये बनने का प्रयास कर रहा है और क्या वाकई में उस प्रयास में वो कामयाब भी होगा। बात राहुल गांधी को लेकर हो रही है, क्योंकि बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर गुणागणित शुरू हो चुकी है। बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों पर सबसे मजबूत पकड़ रखने वाली संस्था अमीर शरीयत ने राहुल गांधी से मुलाकात की और इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं, बिहार की टक्कर है और बिहार की इस टक्कर में कौन ज्यादा बड़ा मुस्लिमों का नेता माना जाएगा, क्योंकि वो तमाम ऐसे मुद्दे उठाते आ रहे हैं जो उन्हें थोड़ा सा मुस्लिम समाज के नजदीक लेकर जाते हैं। अब राहुल गांधी बिहार में अभी 5 दिनों की लगातार यात्रा भी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है इस यात्रा के दौरान रक्षाबंधन के बाद 10 अगस्त से जो यात्रा शुरू होगी, कैमूर या सासाराम से ये शुरू करने की प्लानिंग है। यात्रा का मकसद एसआईआर को लेकर लोगों को जागरूक करना है और इस यात्रा के जरिए तेजस्वी राहुल की जोड़ी रैली करके नीतीश सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की कवायद भी करेगी। लेकिन मैं मुस्लिम वोटों पर आती हूँ। विजय जी, इस पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके की उनकी मुलाकातें हैं, जिस तरीके के सदन के अंदर उनके स्टैंड रहे हैं, उनके बयानात रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी तो लगातार मुस्लिम हितैषियों की तौर पे देखी जाती रही है, राहुल गांधी वो स्टेचर हासिल कर पाएंगे मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता? देखिए, अभी तक की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम जो वोटर है या कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई हो तो रीजनल जब लेवल पर लड़ाई होती है तो वो रीजनल पार्टी, खासतौर से यदि बिहार का जिक्र करें तो मोटे तौर पर वो आरजेडी के साथ दिखाई देते हैं। कहीं जहाँ पर कांग्रेस मजबूत होगी वहाँ पर वो कर लेंगे। और फिर बेसिक जो कहा जाता है कि भाई मुस्लिम वोटर जो है बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, अब वो उसको केवल उसी तरह से देखता है कि कहाँ पर किसको हराना है, बीजेपी को कौन हरा सकता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन रीजनल लेवल पर आरजेडी के साथ हो, ममता बनर्जी के साथ हो, तो वो अलग अलग लेवल पर वहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई लोकसभा चुनाव होता है तो मुसलमान कांग्रेस की तरफ देखता है कि वहाँ पर उनको मजबूत तरीके से देखना। बिहार में यदि दोनों लोग मिलकर सारे वोट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो उनको देखना है, और किससे मुलाकात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका क्या असर रहेगा, वो तो दोनों का झगड़ा ज्यादा होगा। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। वो अलग बात है कि उनके जीते हुए विधायक निकलकर आरजेडी के पास चले गए, तो और तब लोकतंत्र को कोई खतरा भी नहीं हुआ। सर, लोकतंत्र को खतरा तो अपनी सुविधा के अनुसार होता है ना। लोकतंत्र तो वो खिचड़ी है ना जिसमें घी तो थाली में ही जाता है ना। अमीर शरीयत के जो लोग अभी राहुल गांधी से मिले थे उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद दिया कि वक्फ बिल पे राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में या कांग्रेस जिस तरीके से वक्फ बिल पर उनका साथ दे रही है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है।
और राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, महागठबंधन के साथ है। अब चूंकि बिहार के अंदर सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता अगर आप देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एमवाई का समीकरण तेजस्वी यादव के साथ, यादव का और मुसलमानों का, वो गठबंधन के साथ रहेगा। महागठबंधन के साथ एक बड़ा मुसलमानों का वोट इस बार जाने वाला है, क्योंकि 2020 में जो नीतीश कुमार के साथ एक मुस्लिम का वोट बैंक था, अब वो लगभग तय हो गया है कि वो बड़ा वोट बैंक सारा टूटकर अब महागठबंधन के पास आएगा। नीतीश कुमार के पास कोई बड़ा मुसलमानों का वोट नहीं जाने वाला है। रही बात अब इसके अलावा ये कि क्या ओवैसी फिर कोई बड़ा फैक्टर बनने वाले, वो गठबंधन में उनको लिया नहीं गया है, तो क्या सीमांचल के क्षेत्र में फिर वो वैसा प्रदर्शन करेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि क्या जन स्वराज के प्रशांत किशोर मुसलमानों के वोट ले पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पिछले 4 उपचुनाव हुए थे बिहार के, उसमें जो 2 सीटें जो मुस्लिम बहुल सीटें थी, वहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन प्रशांत किशोर की पार्टी ने किया था और 38,000 वोट लेकर गए थे वो। उसके कारण महागठबंधन की सीट हार गई थी। मुसलमानों के 38% कैंडिडेट भी मुसलमान था और वो 38% वोट लेके गया था। 47,000 वोट मिले थे आरजेडी को। तो ऐसी स्थिति में जब प्रशांत किशोर क्या मुसलमानों के वोट लेकर जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि इस बार सबसे बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर बनने वाले मुसलमान वोटों को लेकर। ओवैसी को नहीं मैं मानता, क्योंकि प्रशांत किशोर लोकल आदमी है, ओवैसी बाहर के। प्रशांत किशोर बिहार को बेहतर समझते हैं और उनका जो मतलब जो समीकरण बिठा रहे वो, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा मुसलमान वोटों का अगर कोई बंटवारा अगर करेंगे तो प्रशांत किशोर इस बार करने जा रहे हैं। अभी तक तो मेरा जो अंदाजा था विनोद जी वो ये था कि आरजेडी, कांग्रेस और उसके बाद फिर आप बाकी दलों का नाम ले सकते हैं, पर अभी तो आपने कैटेगरी एकदम चेंज कर दी। नहीं, देखिए समीर जी का जो कहना है वो भी काफ़ी उसमें तर्क में दम है, क्योंकि उन्होंने उपचुनाव का उदाहरण दिया है। लेकिन जब उपचुनाव एक अलग चीज़ है और जब विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव होता है तो सरकार कौन बनाने जा रहा है, महत्वपूर्ण ये होता है। जो वोटर होता है उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है। उपचुनाव में कोई सरकार नहीं बनती है, उसमें फिर कैंडिडेट भी बहुत अच्छा। घोसी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई थी और बहुत उस पर उत्साह हुआ था। लोकसभा याद है, फूलपुर और गोरखपुर और कैराना तीनों विपक्ष जीत गया था 2018 में। लेकिन जब सरकार बनानी थी तो बीजेपी जीती। तो सरकार बनाने की स्थिति में कौन है, इससे आप देखिए क्या प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में होगी या महागठबंधन और या इसी में करो या महागठबंधन और एनडीए में से कोई एक सरकार बनने की स्थिति में होगा। तो मुसलमान भी तो हमारी आपकी तरह वो भी नागरिक है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो वो भी ये देखेंगे सरकार बनाने की स्थिति में कौन है। आपका समीकरण ये होता तो ओवैसी को 5 सीट मिलती नहीं ना, वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। नहीं, उसको मिली ना 5 सीटें। अपवाद भी होते हैं, 5 सीटें। कोई चुनाव लड़ रहा है तो वहां कैंडिडेट आरजेडी से निकला हुआ कैंडिडेट लड़ रहा है चुनाव, वहां पर उसके 20,000 वोट अपने हैं तो सीट तो मिल ही जाएगी, वो फर्क तो है। लेकिन जब व्यापक फलक पर आप देखेंगे तो सरकार बनाने की स्थिति में गैर या तो एनडीए होगा या महागठबंधन होगा, ये तो सही है। प्रशांत किशोर एक फोर्स बन सकते हैं, अब वो अपने कैंडिडेट कैसे देंगे क्या देंगे इस पर होगा। लेकिन बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट जो है वो महागठबंधन के साथ ही जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की स्थिति में उनके हिसाब से अगर कोई एनडीए को चुनौती दे रहा है तो महागठबंधन दे रहा है। तो मतलब वोट मुसलमानों का महागठबंधन को जाएगा, बीट कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ हो या आरजेडी का। और मैं जोड़ दूं, जो यात्रा कैमूर से और सासाराम से हो रही है इसके पीछे सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं है, वरना तो किशनगंज से होती। दलित वोट पर जो निशाना है कांग्रेस पार्टी का, उसको आप हल्के मत लीजिए, क्योंकि वहां जो दलित खासकर जो रविदासी समाज है जिससे जगजीवन राम जी आते थे, मीरा कुमार जी हैं, वो लीडरलेस है। क्योंकि पासवान जो दुसांध है वो तो चिराग पासवान के साथ है, मुशहर जीतन राम मांझी उसको क्लेम करते हैं। वो जो दलित है वो उसको कांग्रेस, इसीलिए उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष दलित बना करके राजेश राम को ये किया और उसको टारगेट कर रही है कांग्रेस। और सासाराम की सीट जीतती रही है कांग्रेस, 2009 तक जीती है लगातार, 14 में हारी है। तो आप ये कह रहे हैं कि बात केवल मुसलमान वोट की नहीं है, बात दलित वोट की भी है। अच्छा, एक खबर और कहानी कुर्सी की में हम शामिल करते हैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। पार्टी 100 सांसदों का आंकड़ा पार कर चुकी है। 2022 के बाद पहली बार अपर हाउस में सरकार ने शतक पार किया है। पिछले दिनों राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत 4 में से 3 सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जाने माने वकील उज्जवल निकम, पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, केरल से सामाजिक कार्यकर्ता सी सदन मास्टर ने बीजेपी को समर्थन दिया। इससे राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। राज्यसभा में 100 का आंकड़ा पार करने वाली बीजेपी दूसरी पार्टी बन गई है। इससे पहले 1988 और 1990 में कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा पार किया था। तो जितनी चुनौतियां
राज्यसभा में सरकार के लिए हो सकती थी, वो चुनौतियां भी जो है विजय जी अब धीरे धीरे घटती चली जा रही हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में तो मुझे बहुत मुश्किल लग नहीं रही कि एनडीए को कोई मुश्किल होने वाली है। 433 440 के करीबन वहाँ पर उनके पास वैसे ही हैं और लोग भी समर्थन कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में नंबर बढ़ जाने से कंफर्टेबल हो जाती है। बहुत सारे जो बिल्स होते हैं उसमें ये लगातार चर्चा होती है, क्योंकि लोकसभा में तो बहुमत होता है, ये बड़ा स्पष्ट बहुमत होता है। राज्यसभा में थोड़ी सी हमेशा खींचतान चलती रहती है, और वो सभी सत्तारूढ़ दल के साथ क्या होता है कि सत्तारूढ़ दल जब आ रहा होता है उसके पास राज्यों में उस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी का वो बढ़ा है, और अभी तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, 4 को दिया था, उसमें से 3 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उस वजह से भी उनका नंबर बढ़ गया। और वो आगे के जो बिल्स हैं लोकसभा के चुनाव में तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो एक मजबूत स्थिति में है ही एनडीए। नहीं, वो जो विपक्ष ये कह रहा था ना सर, विपक्ष यही कह रहा था ना हर्षवर्धन जी की ये 2 बैसाखियों की सरकार है, ये मजबूत सरकार नहीं है। तो बैसाखियों का मसला तो लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता नहीं। मैं ऑल टुगेदर एक बड़ी पिक्चर देख रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि क्या सरकार पर लगातार विपक्ष ये कहता रहा ना ये तो बैसाखियों वाली सरकार है। सरकार ना वहां पे कहीं पीछे हट रही है, और यहाँ राज्यसभा में भी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे चिंता हो रही है, बिना सत्ता के ये स्थिति हो गई कि अरे क्यों नीतीश जी ने समर्थन कर दिया, अरे क्यों चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन कर दिया। अरे भाई जब 240 पे बीजेपी आई थी तो आप लोग चले गए होते, उनको मना के कुछ कर लिया होता। आपके साथ नीतीश जी थे ना, आप उनको साथ नहीं रख पाए, वो आपका साथ छोड़कर चले आए। आपने बनाया था ना देश के नाम से, अंग्रेजी नाम से, इंडिया नाम से गठबंधन बनाया था। नीतीश जी को साथ रखना वैसे सभी के लिए बड़ा मुश्किल रहा है। नहीं मुश्किल रहा, भाजपा के लिए कहां मुश्किल रहा है। गए तो उनके पास से भी थे ना। देखिए बीच के कुछ अवसरों में वो गए, लेकिन बावजूद उसके वो हैं तो भाजपा के ही साथ। बीच में वो गए और जाने के बावजूद भी क्या हुआ। सवाल ये है कि आप कैसे नीतीश कुमार को रख रहे थे। आपके साथ रहते ही नीतीश जी की चिंता बढ़ जाती है, यहां नीतीश जी प्रसन्न भाव में रहते हैं, तो दोनों फर्क है ना। और राष्ट्रीय स्तर पर तो मैं बार बार ये कहता हूं कि नीतीश कुमार को अपने से दूर करना ये इस गठजोड़ के लिए सबसे खराब रणनीति रही, पहले भी और इस बार के चुनाव में भी। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि आप बैसाखी पे हैं या ये हैं, फिर लोकतंत्र में तो मतलब जो मनमोहन सिंह जी की पूरी सरकार थी वो तो कितनी बैसाखियों पे टिकी हुई थी, इसका तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है। मोदी जी से सुनिए ना, मोदी जी से वो एक्सपेक्टेशन विपक्ष को नहीं थी ना, इसलिए उन्होंने कहा बैसाखी की सरकार थी। एक बड़ी खबर देखिए, वो तो गठबंधन राजनीति का दौर देश में शुरू हुआ 1990 से। बीपी सिंह की सरकार के बाद लगातार जो है, पहली बार 2014 में बहुमत की सरकार बननी थी जब नरेंद्र मोदी जी 283 सीटें बीजेपी को जिता के लाए थे। उसके पहले तो सारी सरकारें बैसाखियों पर रही। नरसिम्हा राव की सरकार भी लेफ्ट की बैसाखी पे थी, बाकी यूएफ की सरकार, अटल जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, सारी सरकारें बैसाखियों पे थी। तो वो तो गठबंधन की राजनीति को मैंने फिर मजाक में कह दिया था कि विपक्ष को एक्चुअली नरेंद्र मोदी से उम्मीद नहीं थी कि वो 2 बैसाखियों की सरकार चलाएंगे। नहीं, विपक्ष की दिक्कत ये थी, विपक्ष के सामने समस्या थी, वो सरकार खुद तो बना नहीं पा रहे थे। अब उनको एक नैरेटिव बनाना ही था, तो उनको यही कहना था देखिए हमने कमजोर कर दिया बीजेपी को, हमने मोदी जी को कमजोर कर दिया। अब कहते हैं ना, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो कुछ तो उनको चाहिए ना बोलने के लिए। हर्षवर्धन जी कुछ बोलने ही नहीं देंगे उनको, क्या कहें। अच्छा, एक बड़ी खबर और, समय कम बचा है मेरे पास, जल्दी से बता देती हूँ। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी का कमल एक बार फिर खिला है। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक हर स्तर पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। इस बार कुल 358 सीटों में से बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने 190 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों ने 98 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं 52 सीटों पर निर्दलीय जीते। इस रिजल्ट से यह साफ होता है कि सभी 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का ही बनेगा। समीर जी, पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई भी दे दी है। देखिए, निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी का जिस तरीके से वहाँ पर कार्यकाल है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संघ वहाँ पर इस चुनाव में भी काम किया और जो मजबूत स्थिति है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी एक बेहतर प्रदर्शन है। वहाँ पे आपके पास कोई नेतृत्व नहीं था कांग्रेस के पास, हरीश रावत नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई प्रचार करने नहीं गया। उसके बाद भी अगर आप 98 सीट जीत रहे हो तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थोड़ी सी नाराजगी नजर होगी। ये कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का टक्कर हुई है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होना था। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से धामी साहब ने काम किया है उत्तराखंड के अंदर, और बेहतर होना चाहिए था। या तो सरकार ये मान के चल रही होगी संगठन कि विपक्ष में कोई है नहीं, हम आराम से जीतेंगे, तो संगठन शिथिल हो गया होगा, उससे अच्छा काम नहीं किया होगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। मैं ज्यादा बेहतर भारतीय जनता पार्टी से प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा था। धामी जी क्या कह रहे हैं एक बार सर वो भी सुना देते हैं दर्शकों को। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का
बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से प्रदेश में इस मानसून के सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 70% के आसपास लोगों ने मतदान में भाग लेकर ग्राम सभाओं की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीतकर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। चलिए, आज कहानी कुर्सी की में बस इतना ही। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।